वेलकम स्टूडेंट्स टू विज्ञान की पाठशाला चैनल। आज हम गुडसेट 2022 का फिजिक्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। रेफरेंस पेपर सेट 7 लिया गया है, जिसका क्वेश्चन फर्स्ट है, शंट वायर क्या होता है। ये ऑप्शंस दिए गए हैं। शंट वायर का कंसेप्ट ये कहता है कि शंट वायर एक लो रेजिस्टेंस वायर है और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। सो रेजिस्टेंस मिनिमम होने के लिए या स्मॉल होने के लिए हमारा लेंथ छोटा होना चाहिए और एरिया ज़्यादा होना चाहिए, मतलब वायर थिक होना चाहिए जिससे एरिया ज़्यादा बनेगा। सो ऑप्शन डी राइट आंसर है, जहाँ पे ऐसा है कि वायर शॉर्ट है एंड थिक है। सो शॉर्ट एंड थिक वायर इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिजिक्स का क्वेश्चन 2 सेट 7 का। सो क्वेश्चन ये कहता है कि दो पैरेलल वायर्स में करंट पास हो रहा है सेम डायरेक्शन में। लेट्स से ये वायर ए है और ये वायर बी है। तो वायर बी में जब करंट पास होगा तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अगर हमें डी डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू वायर 1, तो उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 पाई डी। अब जब डी डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और वहां एक वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो उस पर एक फोर्स आएगा। करंट केस में फोर्स अट्रैक्टिव होगा। वो फोर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है आई टू एल बी। सो फाइनल फॉर्मूला फोर्स का बनता है म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन 2 पाई डी। तो फोर्स की वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन 3 में हमें एक सोलोनॉइड दिया गया है जिसमें से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। सोलोनॉइड में जो वायर्स हैं उसका टर्न्स का नंबर है 1000 टर्न्स पर मीटर में। सोलोनॉइड के अंदर एक मटेरियल है जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी हमें क्वेश्चन में दी गई है एंड हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है। सो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू एन आई, जहां पे म्यू है म्यू आर इंटू म्यू नॉट। सो फाइनल फॉर्मूला बनता है बी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन मल्टीप्लाइड बाई आई, जहां पे म्यू आर है रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू नॉट क्वेश्चन में लास्ट में दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स आर 1000 पर मीटर एंड वैल्यू ऑफ करंट आई 1 एम्पियर दी गई है। जब सारी वैल्यूज आप प्लेस करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 16 पाई इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन 4 ये कहता है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.25 टेस्ला की। वहां पे एक शॉर्ट बार मैग्नेट को प्लेस किया गया है 30 डिग्री एंगल पे, और जब ये प्लेस किया गया तो उस मैग्नेट ने टॉर्क एक्सपीरियंस किया 4.5 10⁻² जूल का। सो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को प्लेस किया जाता है तो उस पर टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है एम बी साइन अल्फा। क्वेश्चन में हमें टॉर्क दिया गया है, अल्फा दिया गया 30 डिग्री एंड बी भी हमें दिया गया है 0.25 टेस्ला। फाइंड हमें एम करना है। जब सारी वैल्यूज को हम प्लेस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.36 जूल पर टेस्ला। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सो क्वेश्चन 5 में एक स्टेटमेंट दिया गया है, हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर जानने से पहले फिजिक्स का एक लॉ है जो ये कहता है कि अगर हम एक मैग्नेट को एक सर्कुलर कॉइल के पास ले आते हैं तो ये मैग्नेट को पास लाने के कारण एक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। तो जब ये सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो एक करंट प्रोड्यूस होता है एंड इस कॉइल के करंट के कारण एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो होगी ऑपोजिट टू हमारा इनिशियल मैग्नेट जो था। इनिशियल मैग्नेट में हमारा नॉर्थ पोल यहाँ पे था और साउथ पोल यहाँ पे था। फाइनली जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा और साउथ पोल यहाँ पे होगा। जब नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे के सामने है तो यहाँ पे रिपल्शन आएगा, तो हमें मैग्नेट को पास लाने के लिए एक वर्क करना पड़ेगा। तो ये एक फिजिक्स का लॉ है एंड इस लॉ का नाम है लेंज लॉ। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 ये कहता है कि हमें एक पेयर ऑफ कॉइल दिया गया है जिसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है 1.5 हेनरी, और इस कॉइल में से जो करंट चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है 0 एम्पियर से 10 एम्पियर तक। हमसे पूछा गया है कि चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है, तो हमें चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है। यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन का और हमारा फॉर्मूला होगा डी फाई इक्वल्स टू एम डी आई, जहां पे डी फाई चेंज इन फ्लक्स है, एम हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है और डी आई चेंज इन करंट है। करंट केस में हमारा एम क्वेश्चन में 1.5 हेनरी दिया गया है, चेंज इन करंट 0 से 10 एम्पियर है, इसलिए हमारा चेंज हो जाएगा 10। सो फाइनल आंसर इज 15 वेबर। देयरफॉर ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर। तो क्वेश्चन 6 में हमें एक सोलोनॉइड दिया गया है और उसके बारे में हमें लेंथ एरिया की इंफॉर्मेशन दी गई है। हमें ये कहा गया है कि उस सोलोनॉइड में जो करंट पास हो रहा था 2.5 एम्पियर का, उसको सडनली बंद कर दिया गया है, 0 पे लेके गए हैं इन 10⁻³ सेकंड। हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है। तो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलोनॉइड। बैक इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एप्सिलॉन इक्वल्स टू -L डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, जहां पे L होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल।
सारी वैल्यूज को हम जब प्लेस करेंगे, जिसमें से म्यू नॉट होता है एक कांस्टेंट 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एरिया क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया है, चेंज इन करंट इज -2.5 एंड टाइम इज 10⁻³ सेकेंड्स। 0.5 एम्पियर करंट घटाया गया है, इसलिए वहां माइनस साइन आया है। फाइनल आंसर आता है 6.54 वोल्ट। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर में अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा हो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से, तो वोल्टेज के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो ये जो केस है जो क्वेश्चन में दिया गया है, वो केस जाना जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के नाम से। क्वेश्चन में दिया गया है कि NS ग्रेटर देन NP है, वहां से हम ये लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ NS अपॉन NP इज ग्रेटर देन 1। ऑल्सो हम जानते हैं कि VS वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल और वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल के बीच का रिलेशन ये होता है। अब ये इक्वेशन से हम लिख सकते हैं VS अपॉन VP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP। NS अपॉन NP ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर VS अपॉन VP इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। इसलिए राइट आंसर होगा VS ग्रेटर देन VP। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक कैपेसिटर दिया गया है जो एक इंडक्टर के साथ कनेक्टेड है। पूछा ये गया है कि सर्किट का जो फ्री ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा। तो यहाँ कंसेप्ट यूज होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, एंड फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू √1/LC। हमें ओमेगा फाइंड करना है। एल हमें क्वेश्चन में दिया गया है 16 मिली हेनरी, तो वो होगा 16 इंटू 10⁻⁻3, और कैपेसिटेंस हमें दिया गया है 10 माइक्रोफराड, तो वो होगा 10 इंटू 10⁻⁻6। इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो फाइनल हमें मिलेगा √1/16 इंटू 10⁻⁸। अब 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 10⁻⁸ का 10⁻⁴ हो जाएगा। ये इक्वेशन का आंसर आएगा 0.25 इंटू 10⁴। सो फाइनल आंसर आता है 2500 रेडियन पर सेकेंड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 10 में हमें एक बल्ब दिया गया है जिसका रेटिंग किया हुआ है 200 वॉट का, जब उसमें से 220 वोल्ट सप्लाई पास हो रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि इस बल्ब के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस। ये ऑप्शंस दिए गए, यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर का, एंड फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो होगा P इज इक्वल टू V²/R, जहाँ पे P पावर है, V वोल्टेज है, एंड R रेजिस्टेंस है जो हमें फाइंड करना है। पावर क्वेश्चन में 200 दिया गया है, वोल्टेज 220 दिया गया है। सारी वैल्यूज को इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी 242। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर विच इज 242 ohms। क्वेश्चन 11 में हमें यह बताया गया है कि एक रेडियो किसी भी स्टेशन पे ट्यून कर सकता है फॉर फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ 6 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज, और हमें इस फ्रीक्वेंसी बैंड की करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड पूछी गई है। तो यहाँ पे हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो इनके बीच का रिलेशन ये फॉर्मूला है C इज इक्वल टू F लैम्डा, जहाँ पे C स्पीड ऑफ साउंड है, F फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है। तो हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की रेंज दी गई है, हम दोनों फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फाइंड करेंगे। तो जब हम दोनों फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फाइंड करते हैं 6 मेगाहर्ट्ज और 12 मेगाहर्ट्ज के लिए, तो हमें 6 मेगाहर्ट्ज के लिए वेवलेंथ मिलती है 50 मीटर और 12 मेगाहर्ट्ज के लिए वेवलेंथ मिलती है 25 मीटर। इसलिए हमारा वेवलेंथ बैंड बनता है 25 मीटर टू 50 मीटर। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 12 में हमें यह बताया गया है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो उसकी मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁹ हर्ट्ज विच इज नथिंग बट 1 गीगाहर्ट्ज। पूछा यह गया है कि जब ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ऑप्शंस हमें कुछ ये दिए गए हैं। यहाँ हम कंसेप्ट यूज करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो ये रिलेशन कुछ इस प्रकार से है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दिया गया है 10⁹ हर्ट्ज विच इज 1 गीगाहर्ट्ज, इसलिए हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव भी 10⁹ हर्ट्ज आएगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन 13 में हमें ये कहा गया है कि एक पॉइंट सोर्स है जहां से लाइट आ रही है जो स्फेरिकल ग्लास पे फॉल कर रही है, और लाइट एयर मीडियम के द्वारा आ रही है, और ये एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और जिस ग्लास पे लाइट फॉल कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। हमें पूछा ये गया है कि इस लाइट सोर्स की जो इमेज होगी उसका डिस्टेंस ग्लास सरफेस से कितना होगा। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, और हमारा इमेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा ये, जहाँ पे v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर है, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है, और μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है। जो हमारी वैल्यूज है हमें क्वेश्चन में दी गई है वो हम इक्वेशन में प्लेस करेंगे, जहाँ पे हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है
कि जो u है वो -100 लेना होगा। तो हमारा इमेज डिस्टेंस आएगा 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 में हमें ये कहा गया है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस हमें मैन्युफैक्चर करना है एक ग्लास को यूज करके जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और हमें ये बताया गया है कि इस कॉन्वेक्स लेंस के दोनों फेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जिसकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एफ है फोकल लेंथ जो हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर, μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो कि लेंस है, μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 जो कि एयर होगा, R1 और R2 हमें कहा गया दोनों सेम होगा, लेकिन इन दोनों सरफेस का साइन कन्वेंशन R का ऑपोजिट होगा। देयरफॉर अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे इक्वेशन में -R आया है। जब हम सारी वैल्यूज को प्लेस करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें R की वैल्यू मिलती है 22 सेंटीमीटर। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन में हमें दो लेंस दिए गए, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंथ, जो कि आपस में कॉन्टेक्ट में और एक कॉन्टेक्ट में आके एक नया लेंस फॉर्म कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेंस की हमें फोकल लेंथ दी गई है और पूछा ये गया है कि जब ये आपस में कॉन्टेक्ट में आया है और जो नया लेंस फॉर्म हुआ है उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा वो होगा थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, और जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो रहेगा 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पे हमें कैपिटल F फाइंड आउट करना है जो कि एक न्यू असेंबली की फोकल लेंथ है। F1 और F2 होंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, जहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ को हम -10 लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें जो न्यू असेंबली है उसकी फोकल लेंथ मिलती है -15 सेंटीमीटर। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 में हमें ये कहा गया है कि एक प्लेन ग्लास सरफेस पे एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रही है, और जब ये इंसिडेंट हो रही है तो ये रेज रिफ्लेक्ट भी करेंगी और रिफ्रैक्ट भी करेंगी, और रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। सो इस केस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। सो यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे ब्रोस्टर्स लॉ, एंड ब्रोस्टर्स लॉ की इक्वेशन है 10I इक्वल्स टू म्यू। यहाँ पे म्यू हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लेस करेंगे, और जब हम आई फाइंड करेंगे तो जो भी एंगल आएगा उस एंगल पे अगर इंसिडेंट रे आती है अनपोलराइज्ड तो उसका रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। यही ब्रोस्टर्स लॉ है। तो यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है 57 डिग्री। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 में हमें दो स्लिट्स दी गई हैं। ये स्लिट्स के सामने एक स्क्रीन प्लेस की गई है एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर एक ब्लू ग्रीन लाइट यूज की जाए 600 नैनोमीटर वेवलेंथ की तो फ्रिंज सेपरेशन कितना होगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया जाएगा फ्रिंज सेपरेशन का, जिसका फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ पे W हमें फाइंड करना है जो कि फ्रिंज सेपरेशन है, कैपिटल D डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन है जो कि 2 मीटर है, लैम्डा होगा हमारा 600 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, और स्मॉल d होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। स्मॉल d होगा हमारा 3 मिलीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर -3। सारी वैल्यूज प्लेस करने के बाद हमारा राइट आंसर आता है 0.4 मिलीमीटर। देयरफॉर ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन 18 में हमें ये कहा गया है कि फॉर अ गिवन अपर्चर ऑफ 5 मिलीमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर किस डिस्टेंस के लिए रे ऑप्टिक्स गुड अप्रोक्सीमेशन होल्ड करेगा। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, जो कि निकाला जाता है फ्रेस्नेल डिस्टेंस की इक्वेशन यूज करके। तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, ZF इक्वल्स टू a²/λ, जहाँ पे a अपर्चर है और लैम्डा वेवलेंथ है, और ZF हमारा फ्रेस्नेल डिस्टेंस है। यहाँ पे हम अपर्चर और वेवलेंथ की वैल्यू मीटर्स में जब प्लेस करेंगे तो हमारा जो फ्रेस्नेल डिस्टेंस है उसका आंसर आता है 50 मीटर। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन 19 में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 6.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो एक क्वेश्चन काफी सिंपल सा है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। अगर आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कंसेप्ट पता हो तो वहां पे फॉर्मूला यूज किया जाता है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। हमें क्वेश्चन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी गई है जो कि है लैम्डा, h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, p हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है और वेलोसिटी भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। सारी वैल्यूज को हम प्लेस करेंगे इन प्रॉपर यूनिट्स, तो हमारा फाइनल आंसर वेवलेंथ के लिए आ जाता है 0.114 नैनोमीटर। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन 20 में हमें शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करनी है। कंडीशन हमें दी गई है कि तीनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है। सो यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशनशिप का।
तो हमें ये पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। पी जहाँ पे मोमेंटम होता है, पर अगर हम P को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट करें तो फॉर्मूला बनता है P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। हमें मिलता है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी बोथ है, लेकिन क्वेश्चन में तीनों पार्टिकल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम दी गई है। देयरफॉर हम यूज करेंगे लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, मतलब जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। करंट एग्जाम्पल में अल्फा पार्टिकल का मास सबसे हाईएस्ट होता है, देयरफॉर उसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21 में हमें यह कहा गया है कि एक एटम है और उसके दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि एटम अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन करता है तब जो रेडिएशन इमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे एटम ट्रांजिशन का, जिसका फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू एच एफ। फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनता है E अपॉन एच। एनर्जी लेवल हमें 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है जो कि जूल में नहीं है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्वेश्चन में कन्वर्जन भी दिया गया है। प्लैंक्स कांस्टेंट भी हमें क्वेश्चन में दिया गया, उसकी वैल्यू भी हम डायरेक्टली यहाँ प्लेस करेंगे। तो हमारा फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा 1.304 इंटू 10 टू द पावर 15। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 22 में हमें ये कहा गया है कि पास्टन सीरीज के करस्पॉन्डिंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे पास्टन सीरीज का, जिसका फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पे हमें और एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में पूछा गया, तो अगर लैम्डा जब शॉर्टेस्ट होगा तो एनर्जी विल बी दी हाईएस्ट और मैक्सिमम। अब पास्टन सीरीज का एन हमें पता है कि 3 होगा, एनर्जी हमें मैक्सिमम रखनी है, तो मैक्सिमम एनर्जी इज नथिंग बट एट इनफाइनाइट, तो हमारा एम बन जाएगा इनफाइनाइट। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज को प्लेस करेंगे इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 820 नैनोमीटर। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 में हमें एक हाइड्रोजन एटम दिया गया है जिसके इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का रेडियस हमें दिया गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा ये गया है कि n इक्वल टू 3 ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स का। जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो रहेगा आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड। करंट सम में n इक्वल टू 3 होगा क्योंकि हमें थर्ड ऑर्बिट का रेडियस पूछा गया है। ए नॉट होगा जो क्वेश्चन में दिया गया है कि इनर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस। z बिकॉज द हाइड्रोजन एटम है इसलिए z हो जाएगा हमारा 1। सारी वैल्यूज को प्लेस करने के बाद जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 4.77 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें ये कहा गया है कि अगर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और ये रिवॉल्यूशन का जो रेडियस है वो क्वेश्चन में दिया गया है, रिवॉल्यूशन की जो स्पीड है ऑर्बिटल स्पीड भी क्वेश्चन में दी गई है, मास ऑफ अर्थ भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस केस के लिए अगर बोर मॉडल यूज किया जाए तो क्वांटम नंबर कितना होगा। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे डेफिनेटली बोर्स मॉडल का, और हमारा फॉर्मूला हम यूज करेंगे एम बी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। हमें एन की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है तो हमारा एन का फॉर्मूला बनता है ये। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ क्वेश्चन में गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, स्पीड भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 4, रेडियस भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 और एच भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। सारी वैल्यूज को हम प्रॉपरली प्लेस करने के बाद जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 74। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें यूरेनियम, हीलियम और थोरियम का एटॉमिक मास दिया गया है। पूछा ये गया है कि अल्फा डीके के दौरान एनर्जी कितनी रिलीज होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्फा डीके के दौरान केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो वो केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार का होता है। तो इस केमिकल रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग जब हमें एनर्जी निकालनी होगी तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एनर्जी इक्वल्स टू नेट मास डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पे नेट मास डिफरेंस हमारा होगा मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम एंड माइनस मास ऑफ हीलियम। सारे मास की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है और सी स्क्वायर की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी गई है। सारी वैल्यूज को प्लेस करने के बाद हमें फाइनल एनर्जी मिलती है 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप दिया गया है जिसकी हाफ लाइफ टी ईयर्स है। हमसे पूछा ये गया है कि उस आइसोटोप की एक्टिविटी 6.25% रिड्यूस होने के लिए कितना टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ टी ईयर्स। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे n अपॉन n नॉट इक्वल्स टू 1/2 रेज टू n।
करंट केस में n बाय एन नॉट होगा 6.25 डिवाइड बाय 100। अब इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 1/16, जिसको हम 1/2/4 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो आपको n की वैल्यू मिल जाती है 4, और यहाँ पे हमारा n होता है t अपॉन कैपिटल T। तो स्मॉल t की हमारी वैल्यू आएगी 4 इंटू टी। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें स्ट्रोंशियम की हाफ लाइफ 28 ईयर्स दी गई है। हमसे पूछा ये गया है कि स्ट्रोंशियम के 38 ग्राम आइसोटोप का डिसइंटीग्रेशन रेट कितना होगा। सो यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे डिसइंटीग्रेशन रेट इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन, जहाँ पे लैम्डा होगा 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ। यहाँ पे हाफ लाइफ हमें सेकेंड्स में लेनी है, तो जब हम हाफ लाइफ जो हमें 28 ईयर्स दी गई है उसे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, सो इन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जो हमारा n है वो 38 ग्राम के करस्पॉन्डिंग होगा 38/90 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो हमें डिसइंटीग्रेशन रेट मिलता है 2.064 इंटू 10⁻14। अब ये जो आंसर है वो कहीं भी ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, और आपको इस क्वेश्चन के लिए ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। तो क्वेश्चन 28 में हमें एक सर्किट दिया गया है और पूछा गया है कि ये सर्किट कौन से गेट की तरह वर्क कर रहा है। तो अगर हम सर्किट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो ए वैल्यू जाएगी वो आगे जाके ए डैश बन जाएगी, और जो बी वैल्यू है वो आगे जाके बी डैश बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों नॉट गेट है, ये एक नॉर गेट है, तो दोनों को ऐड करके उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। सो हमारा फाइनल बनता है ए डैश प्लस बी डैश कॉम्प्लीमेंट। अगर हम 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके एक टेबल बनाए तो हमें फाइनल वैल्यूज़ ए डैश प्लस बी डैश में ये मिलती है। अब यही सारी वैल्यूज़ हमें एंड गेट के करस्पॉन्डिंग भी मिलती हैं। देयरफॉर ऑप्शन सी इज दी। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें ये दिया गया है कि अगर एक पीएन जंक्शन डायोड पे फॉरवर्ड बायस लगाया जाए तो क्या होगा। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना उनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो एक ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सेमी कंडक्टर डायोड का कंसेप्ट याद होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि जब फॉरवर्ड बायस लगाया जाता है तो पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो जाता है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर। तो क्वेश्चन 30 में हमें एक सिलिकॉन क्रिस्टल दिया गया है जिसमें 5 इंटू 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब है। इस सिलिकॉन क्रिस्टल को आर्सेनिक से डोप किया गया है बाय 1 पार्ट्स पर मिलियन। हमसे पूछा यह गया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स। क्वेश्चन में हमसे दो वैल्यूज फाइंड करने को पूछी गई है, बट ऑप्शन में यू कैन सी एक एक वैल्यू ही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को फाइंड करेंगे और फिर ऑप्शन डिसाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि डोपिंग किया गया है 1 पार्ट्स पर मिलियन से, अगर 5 इंटू 10⁻28 एटम्स हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 5 इंटू 10⁻22। तो वो तो ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे नंबर ऑफ होल्स निकालने के लिए, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ होल्स इक्वल्स टू ni² (ni) ni हमें क्वेश्चन में दिया गया, ni हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ होल्स का आंसर मिलेगा 4.5 इंटू 10⁹ पर मीटर क्यूब। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 31 एक काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो पता होना चाहिए और उसका यूनिट पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है वोल्ट इंटू मीटर। तो यहाँ पे हमें वोल्ट और मीटर दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला प्लेस करना होगा। वोल्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L2 T-2 A-1, और मीटर का सिंपल L1 होता है। तो फाइनल आंसर हमारा आता है m1L3 T-3 A-1। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 32 में हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है ऑफ इंटेंसिटी 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है जिसका डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन में दिया गया है। इसका एंगल 60 डिग्री है। हमसे पूछा यह गया है कि इस डाइपोल पे टॉर्क कितना एक्ट करेगा। तो हमें यहाँ पे टॉर्क इन इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला यूज करना है जो कि होता है PE sin थीटा। करंट केस में थीटा 60 डिग्री है, P और E हमें क्वेश्चन में दिया गया है, सारी वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 17.3 इंटू 10⁻⁻5। अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट है, तो अगर आपने एग्जाम में इन दोनों में से एक भी ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो आपका आंसर राइट होगा। तो क्वेश्चन 33 में हमें ये कहा गया है कि एक फाइनाइट लाइन चार्ज 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम की फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। हमसे ये पूछा गया है कि सेम लाइन चार्ज 3 सेंटीमीटर पे कितनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा।
तो यहाँ हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला। इस फॉर्मूला से हम ये कह सकते हैं कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E2/E1 इक्वल्स टू R1/R2। R1 R2 और E1 हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमें यहाँ से E2 फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 34 में हमें 4 कैपेसिटर दिए गए हैं 4 माइक्रोफैराड के। हम इन 4 कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करें कि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1.6 माइक्रोफैराड मिले। तो कुछ ऑप्शंस हमें दिए गए। अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि मान लीजिए हम 2 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें और रिमेनिंग 2 को सीरीज में, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 8। अब हमारे पास 3 कैपेसिटर होंगे 8, 4 और 4 के जो सीरीज में, उनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम ये रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1.6 माइक्रोफैराड मिलता है। देयरफॉर हमारा आंसर बनता है 2 कैपेसिटर्स इन पैरेलल एंड 2 इन सीरीज। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें 2 प्लेट्स दी गई हैं जिनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है एंड इनके बीच का इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन में V0 दिया गया है। हमें क्वेश्चन में एक स्लैब के बारे में बताया गया है जिसका एरिया सेम एज एरिया ऑफ प्लेट्स है, बट उस स्लैब की थिकनेस 3/4 d है। हमें ये कहा गया है कि इस स्लैब को 2 इलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में प्लेस किया गया है और तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे V = V1 + V2, जहाँ पे V1 होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दिस स्लैब, जिसका हम फॉर्मूला लिखेंगे E0/3। जो 3 है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस स्लैब है, मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ द स्लैब, प्लस E0 डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर, बिकॉज यहाँ पे मीडियम एयर है, मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस जो कि d/4 है। तो आंसर आता है ये, जहाँ पे E0 × d हमारा बनेगा V0 और 2/4 को हम लिखेंगे 1/2। हमारा आंसर बनता है ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 36 में हमें एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल दिया है जिसका परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्वेश्चन में गिवन है। हमसे पूछा ये गया है कि इसी सब्सटेंस के 2 मोल को अगर हम पोलराइज करें अंडर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे -PE cos 0। P की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 10⁻⁻²9, ये कूलम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं। E की वैल्यू क्वेश्चन में 10⁻6 दी गई है, वो हम यहाँ प्लेस करेंगे। और ये जो वैल्यू है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। 1 मोल के मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ दिए गए हैं, 2 मोल का निकालने के लिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका फाइनल आंसर आता है -12 जूल। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें ये कहा गया है कि एक हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस 100 ohms है एट रूम टेम्परेचर। हमें ये कहा गया है कि इसे कितना टेम्परेचर पे हीट किया जाए ताकि उसका रेजिस्टेंस 100 से 137 पहुंच जाए। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी का, और जो हमारा रिलेशन होगा वो होगा R = R0 1 + α × T - T0। यहाँ पे R0 की वैल्यू होगा हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस, R होगा जिस रेजिस्टेंस पे हम पहुंचाना चाहते हैं, दैट इज 137। अल्फा हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। T - T0 में से हमें इनिशियल टेम्परेचर पता है जो कि है रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमें फाइनल टेम्परेचर मिलता है 2767 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 38 में हमें एक सर्किट दिया गया है जिसका वोल्टेज 15 वोल्ट है और इस सर्किट का जो पावर आउटपुट है वो 150 वाट पाया गया था। हमसे पूछा ये गया है कि ये जो R अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आप फाइंड करें। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर का, और जो फॉर्मूला होगा हमारा होगा P = V² R equivalent। यहाँ पे P हमें क्वेश्चन में दिया गया है, V हमें डायग्राम में दिया गया है, तो R equivalent हम निकाल लेंगे 1.5 ओम। ये R equivalent इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, पर हमें फाइंड R करना है। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो हम लोग पैरेलल का रिलेशनशिप यूज करके इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी हमारी 6 ओम्स। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 39 में हमें एक कॉपर कंडक्टर दिया गया है जिसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें क्वेश्चन में बताए गए हैं। हमसे ये पूछा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करना है एक एंड से दूसरे एंड तक तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसका फॉर्मूला होगा J = NeVd, जहाँ पे J होगा I/A और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा L/T।
यहाँ पे हमें टी फाइंड आउट करना है और बाकी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी गई है, जिसमें से एन होगा 8.5 इंटू 10⁻28। ई हमें मेमोराइज करना होता है। एल लेंथ क्वेश्चन में दी गई है, एरिया भी क्वेश्चन में दिया गया है और आई करंट भी क्वेश्चन में गिवन है एज 1.5 एम्पियर। सारी वैल्यूज़ को प्लेस करने के बाद हमें टाइम का वैल्यू मिलता है 5.4 इंटू 10⁻4 सेकेंड्स। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 40, जहाँ पे हमें एक सोलोनाइट दिया गया है, उसकी लेंथ 0.25 मीटर है, उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और सोलोनाइट में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 500 है। सोलोनाइट में से 2.5 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो इसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसका मैग्नीट्यूड हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइट का, और हमारा फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जो क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स आर 500, आई है करंट दैट इज 2.5 एम्पियर और एल लेंथ है हमारी 0.25 मीटर। सारी वैल्यूज़ को प्लेस करने के बाद हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आता है दैट कम्स आउट टू बी 6.28 इंटू 10⁻³ Therefore, option A is the correct answer. Thank you for watching the whole series. Make sure to like and subscribe.